मेरे संग की औरत। मर्दुला गर्ग की कहानी। यह कहानी एक ऐसी नानी की जिन्हें अपनी नातिन को कभी नहीं देखा। नानी का निधन लेखिका की माँ की शादी से पहले ही हो चुका था। फिर भी उनकी सोच, उनका साहस और उनके फैसले की कहानी ऐसी थी कि कई साल बाद उनकी नातिन को लगा कि वह अपनी नानी को जाने बिना भी उससे बहुत कुछ सीख चुकी है। यही इस कहानी की खास बात है। आइए शुरू करते हैं कहानी को। लेखिका बताती है कि उनकी एक नानी थी, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी भी नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि लेखिका की माँ की शादी होने से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए लेखिका को अपनी नानी से सीधे मिलने का या उनसे बातें करने का कोई अवसर नहीं मिला। लेकिन बाद में उन्होंने अपने परिवार की पुरानी बातें जानी तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी नानी का व्यक्तित्व बहुत असाधारण था। नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दा करने वाली महिला थी, लेकिन उनके भीतर सुंदरता की भावना बहुत मजबूत थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत चले गए थे। बाद में वे अंग्रेजी के तौर तरीकों से प्रभावित होकर जीवन जीने लगे, लेकिन नानी पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपने पहनावे, रहन सहन और सोच को अपने तरीके से ही बनाए रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने कभी भी अपनी पसंद नापसंद को अपने पति पर थोपने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वह कमज़ोर थी। वास्तव में वह अपने तरीके से बहुत सुंदर थी। नानी का सबसे साहसी निर्णय। जब नानी को लगा कि उसका जीवन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तब उन्होंने अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी कि लेखिका की माँ के भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने पति से कहा कि वह पर्दे का लिहाज छोड़कर अपने दोस्त प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सोचिए, उस समय की पर्दे में रहने वाली महिला किसी दूसरे पुरुष से मिलने की बात कर रही थी। यह बात पूरे परिवार को चौंकाने वाली थी। लेकिन नानी का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। वह अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं करवाना चाहती थी जो केवल साबों की ही आज्ञा माने। उसका अपना व्यक्तित्व भी होना चाहिए। वह चाहती थी कि उनकी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग ले या देश की आज़ादी में विश्वास रखता हो। इसलिए उन्होंने प्यारेलाल शर्मा से अपनी बेटी के लिए वर खोजने की जिम्मेदारी सौंप दी। यहाँ नानी के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। वह खुद अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुंदरता नहीं पा सकी, लेकिन अपनी बेटी के लिए सुंदरतर सोच वाला जीवन साथी चाहती थी। यानी उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को वह सुंदरता देने की कोशिश की जो उन्हें स्वयं पूरी तरह नहीं मिली थी, लेकिन वह अपनी बेटी को देना चाहती थी। अब आते हैं लेखिका की माँ पर। लेखिका की माँ भी अपने समय से अलग महिला थी। उनकी शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई। वह युवक आज़ादी के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेता और इसी कारण वह आईएएस की परीक्षा में भी नहीं बैठ सका। घर में पैसे भी बहुत नहीं थे, फिर भी लेखिका की माँ ने सादा जीवन अपनाया और ऊंचे विचारों को महत्व दिया। वह खादी की साड़ी पहनती थी। इतनी भारी खादी की साड़ी पहनने की आदत डालने के लिए
वह रात में भी अभ्यास करती रहती थी ताकि दिन में उसे परेशानी या शर्मिंदगी न हो। यह छोटी सी घटना उनके दृढ़ निश्चय को दिखाती है। उनकी सास यानी कि लेखिका की दादी ने उन्हें देखकर कहा था कि उनकी बहू इतनी नाजुक है कि वह धोने, पोंछने और छांव में टांगने के काम के लिए भी उनके पैरों पर टांगे देनी ही पड़ेंगी, यानी कि वह बहुत छोटी थी। लेकिन माँ केवल नाजुक शरीर वाली महिला ही नहीं थी, उनके भीतर विचारों की मजबूती बहुत अधिक थी। दूसरी ओर सामान्य गृहिणियों जैसी क्यों नहीं थी। लेखिका कहती है कि उनकी माँ ने कभी उन्हें इस तरह नहीं पाला जैसे सामान्य भारतीय माएँ अपने बच्चों को पालती थी। उन्होंने बच्चों को लाड़ प्यार से भर कर भी नहीं रखा। उन्होंने रोज खाना पकाना या घर संभालने की पारंपरिक शिक्षा भी नहीं दी। उनका अधिक समय किताबें पढ़ने, साहित्य पर चर्चा करने और संगीत सुनने में ही बीतता था। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चों की परवाह नहीं थी, बल्कि उनके परिवार में बच्चों को स्वतंत्रता देने के रूप में विकसित किया जा रहा था। घर के बाकी लोग उनकी जीवन शैली का सम्मान करते थे। उनकी एक बड़ी वजह थी, वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरी वजह थी कि वह किसी व्यक्ति की निजी बात दूसरे व्यक्ति को नहीं बताती थी, यानी उनके अंदर ईमानदारी और दूसरों की निजता का सम्मान था। इसी कारण घर के लोग उन पर भरोसा बहुत ज़्यादा करते थे। अब कहानी में आती है लेखिका की परदादी। लेखिका की परदादी भी कम अद्भुत महिला नहीं थी। उसमें एक खास आदत थी। वह अपनी चीज़ें जमा करके रखने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने व्रत ले रखा था, यदि उसके पास 2 से अधिक धोती हो जाएंगी तो वह तीसरी धोती को दान कर देगी। उनके त्याग और अपरिग्रह की भावना को दिखाता है। लेकिन असली घटना तब सामने आती है जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई। परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी बहू की पहली संतान बेटी हो। अब सोचिए, उस समय समाज में अक्सर बेटों को ही परिवार का वारिस माना जाता था, लेकिन यहाँ परदादी स्वयं लड़की होने की प्रार्थना कर रही थी। उनकी यह सोच अपने समय से बहुत आगे की थी। और फिर हुआ कुछ ऐसा कि सब हैरान रह गए। परदादी की मन्नत का परिणाम क्या हुआ? 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5-5 बेटियां हुईं। एक के बाद एक 5 कन्याएं धरती पर आई। लेखिका मजाकिया अंदाज में बताती है कि भगवान के सामने उनकी परदादी की मन्नत कुछ ऐसे सफल हुई कि एक के बाद एक 5 बेटियां जन्म लेती चली गई। इस घटना में हास्य भी है, लेकिन इसके पीछे एक संदेश गंभीर छिपा हुआ है। बेटी को लेकर परिवार में हीन भावना नहीं थी, बल्कि बेटियों को स्वीकार किया गया और वे अपना जीवन अपनी इच्छा से जीने की आज़ादी भी दी गई। एक रोचक घटना, नानी और चोर। अब कहानी का एक बहुत मज़ेदार प्रसंग आता है। एक शादी के अवसर पर घर के लगभग सभी पुरुष बारात में गए हुए थे। महिलाएं घर में जागरण कर रही थी और नाच गाना चल रहा था। इसी बीच में एक चोर हवेली में घुस आया और चोर धीरे धीरे सेंध लगाकर घर में पहुंचा। लेकिन दुर्भाग्य से वह जिस कमरे में घुसा वहाँ माँ जी यानी परिवार की बुजुर्ग महिला सो रही थी। चोर की आहट से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने पूछा, कौन? चोर ने डरते डरते जवाब दिया कि वह चोर है। अब सामान्य स्थिति में कोई भी व्यक्ति डर जाता, लेकिन माँ जी ने चोर को देखकर घबराने की बजाय उससे कहा, पानी पियोगे? चोर तो पहले ही परेशान था, उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। फिर माँ जी ने कहा कि यह लोटा लो और कुएं से पानी भर लाओ।
लेकिन साथ ही उन्होंने उसे यह भी समझाया कि कपड़ा मुंह से मत हटाना और हाथ रगड़कर अच्छी तरह धोकर पानी छान कर लाना। चोर हैरान। उसे समझ नहीं आया कि सामने वाली बूढ़ी महिला को कैसे पता कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। फिर माँ जी ने उसे पानी पिलाया। उन्होंने खुद भी उसी लोटे से पानी पिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम दोनों तो माँ बेटा हो गए। अब सोचिए उस चोर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। जिस घर में वह चोरी करने आया था उसी घर की महिला ने उसे अपना बेटा बना लिया। उस घटना के बाद वह चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा। कहानी में यह घटना केवल मज़ेदार प्रसंग नहीं है, यह दिखाती है कि किसी व्यक्ति को डराकर या अपमानित करके बदलने की बजाय प्रेम और विश्वास और सहज व्यवहार से भी उसे बदला जा सकता है या सही रास्ते पर लाया जा सकता है। अब आते हैं लेखिका और उसकी बहनों पर। लेखिका 5 बहनों में से एक थी। परिवार में बेटियों को लेकर कोई हीन भावना नहीं थी। लेखिका बताती है कि उनकी बड़ी बहन का नाम घर में रानी और बाहर मंजूल भगत था। वह शादी के बाद लिखने लगी और लेखिका बनी। लेखिका का अपना नाम घर में उमा था और बाहर वह मर्दुला गर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। उनके समय में शादी के बाद नाम बदलने की परंपरा थी, लेकिन जो बाद में चलकर इस परंपरा को नहीं आगे बढ़ाया गया। लेखिका कहती है कि उन्होंने शादी के बाद लिखना शुरू किया और लेखिका के रूप में अपना नाम मर्दुला गर्ग रखा। इसलिए उनके परिवार में कई महिलाएं लेखन से जुड़ गई। बहन रेनू सबसे अलग व्यक्तित्व की थी। अब कहानी में आती है रेनू। रेनू का व्यक्तित्व बहुत अलग था। वह अपने फैसलों पर बहुत दृढ़ रहती थी। गर्मी की दोपहर में स्कूल से लौटते समय वह अपनी छोटी बहन अचला के साथ बस में बैठने से कभी कभी मना भी कर देती। उनका मानना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना भी सामंती सोच का प्रतीक है। एक बार रेनू को आगे पढ़ाई के लिए बीए करना था। पिता ने उनसे कहा कि बीए कर लो क्योंकि इससे नौकरी और शादी आदि में फ़ायदा होगा। लेकिन रेनू ने बिना किसी बात को आंख बंद करके मान लेने की बजाय सवाल किया कि बीए करना क्यों ज़रूरी है। वह पहले ही यह समझना चाहती थी कि शिक्षा का लाभ क्या है। उन्होंने बीए किया, लेकिन केवल इसलिए कि वह अपने पिता को खुश करना चाहती थी। उनके व्यक्तित्व में स्पष्टवादिता थी। वह सच बोलने से कभी भी नहीं डरती थी। कई बार लोग उनकी बात को मजाक समझ कर लेते थे, लेकिन वह वास्तव में वही कहती थी जो वह सोचती थी। चित्रा पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने में रुचि रखती थी। तीसरे नंबर पर थी चित्रा। चित्रा कॉलेज जाती थी, लेकिन उन्हें खुद पढ़ने से ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने में रुचि होती थी। इस कारण परीक्षा में उनके अंक कम आते थे, लेकिन उनके पास विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। यह दिखाता था कि हर व्यक्ति की प्रतिभा एक जैसी नहीं होती। कोई किताब पढ़ने में अच्छा होता है, कोई पढ़ाने में अच्छा होता है, तो कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई नेतृत्व करने में। चित्रा को दूसरों को समझाना और पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद था। अचला अपने निर्णय पर अडिग। सबसे छोटी बहनों में अचला का व्यक्तित्व भी मजबूत था। उन्होंने पहले अर्थशास्त्र पढ़ा और बाद में पत्रकारिता में आई। उन्हें पढ़ाई गंभीरता से की और अपने पिता की पसंद से विवाह भी किया, लेकिन उसके जीवन में भी ही पारंपरिक ढांचे के साथ पूरी तरह तालमेल नहीं बैठ पाया। उन्हें घर गृहस्थी में मन कम ही लगता था। बाद में उन्होंने लेखन में रुचि विकसित हो गई। यानी परिवार की महिलाओं में अलग अलग व्यक्तित्व होने के बावजूद भी एक समान बात थी। वह यह थी कि वे सब लिखना चाहती थी। वे अपने अपने मन की सुनने का साहस रखती थी। लेखिका का अपना संघर्ष। अब कहानी लेखिका के अपने जीवन की ओर आती है।
शादी के बाद वह बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। वहाँ का सामाजिक वातावरण काफ़ी रूढ़िवादी था। पुरुष और महिला, यहाँ तक कि पति पत्नी भी सिनेमा देखने जाएं तो अलग अलग बैठते थे। लेकिन लेखिका ने इन परिस्थितियों के सामने हार कभी भी नहीं मानी। उन्होंने नाटक में अभिनय करने का शौक था। वहाँ की महिलाओं को नाटक करने के लिए उन्होंने तैयार किया। अगले कुछ वर्षों तक उन्होंने कई नाटक किए। यह उनके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का उदाहरण था। शिक्षा के लिए बड़ा कदम लेखिका का। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के एक छोटे कस्बे बागलकोटे पहुंची। उनके 2 बच्चे स्कूल जाने की उम्र में पहुंच रहे थे, लेकिन वहाँ ठीक तरह का स्कूल नहीं था। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वह पास के कैथोलिक बिशप से बात करें। उन्होंने बिशप से अनुरोध किया कि वहाँ बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला जाए, लेकिन समस्या यह थी कि वहाँ ईसाई आबादी बहुत ही कम थी। इसलिए बिशप ने कहा कि स्कूल खोलना मुश्किल होगा। लेखिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल एक धर्म के बच्चों का अधिकार नहीं है, यह हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। और आखिरकार उन्होंने खुद स्कूल खोलने का फैसला ले ही लिया। अब उन्हें लगने लगा कि और कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने स्वयं अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ पढ़ाने वाला प्राथमिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने स्थानीय मेहनती और गरीब लोगों की सहायता ली। मेहनत करते करते उनका सपना पूरा हुआ। स्कूल शुरू हुआ। उनके अपने बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े। बाद में दूसरे शहर के अच्छे स्कूलों में भी बच्चे पढ़ने लगे। यह प्रसंग कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि लेखिका केवल शिक्षा की बात ही नहीं करती थी, बल्कि वह शिक्षा को वास्तविक रूप देना भी चाहती थी, और इसके लिए उसने स्वयं भी काम किया। सबसे प्रभावशाली घटना। बारिश वाले दिन रेणु। कहानी के अंत में लेखिका अपनी बहन रेणु का एक बहुत प्रभावशाली प्रसंग सुनाना चाहती हैं। दिल्ली में एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। सड़कों पर पानी भरा हुआ था। नालियाँ और रास्ते बंद हो चुके थे। अगली सुबह वाहन चलना मुश्किल था। रेणु के स्कूल की बस भी नहीं आई। सब ने उसे समझाया कि आज स्कूल मत जाओ, स्कूल बंद ही होगा। लेकिन रेणु ने कहा, आपको कैसे पता? किसी के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। रेणु ने तय किया कि वह पैदल स्कूल जाएगी, और वह अकेली पैदल निकल पड़ी। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन सड़क पर पानी भरा हुआ था। वह लगभग 2 मील पैदल चली और स्कूल पहुंची। वहां जाकर पता चला कि स्कूल बंद था, लेकिन उन्होंने कोई पछतावा नहीं हुआ। वह वापस 2 मील पैदल चलकर वापस घर आई। जब परिवार वालों ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि स्कूल बंद होगा, तो रेणु का जवाब था, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? यही रेणु का व्यक्तित्व था। वह दूसरों से अनुमान पर नहीं, अपने अनुभव और अपने निर्णयों पर ही विश्वास करती थी। कहानी का सबसे बड़ा संदेश। अब सवाल यह है कि लेखिका ने इन सारी महिलाओं की कहानी हमें क्यों सुनाई? क्योंकि यह केवल उनके परिवार की कहानी नहीं थी, यह उन सब महिलाओं की कहानी है जिन्होंने अपने समय की सीमाओं के भीतर रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई हुई थी। नानी ने अपनी बेटी के लिए स्वतंत्र विचार वाला जीवन साथी चुना। माँ ने पारंपरिक गृहिणी की भूमिका से अलग जीवन जिया था। परदादी ने बेटी के जन्म की मन्नतें मांगी थी। परिवार की बेटियों को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिली हुई थी। लेखिका ने शिक्षा और कला के क्षेत्र में स्वयं रास्ते बनाए थे, और रेणु ने अपने निर्णयों पर दृढ़ रहना सीखा था। इस पूरी कहानी में एक बात बार बार सामने आती है, स्वतंत्रता केवल बाहर की दुनिया में घूमने या अपनी इच्छा करने का नाम ही नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी सोच रखना, सही बात पर टिके रहना, दूसरों की निजता का सम्मान करना, अन्यायपूर्ण परंपराओं को चुनौती देना,
और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन की जिम्मेवारी खुद लेना। इसलिए मेरे संग की औरतें केवल महिलाओं की कहानी नहीं हैं। यह आत्मनिर्भरता, स्वतंत्र सोच, शिक्षा